जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सब जानेंगे कि कैसे 1971 का वह युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और बाकी अन्य सभी देशों ने भारत का साथ नहीं दिया था, कैसे दिव्य चेतना को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उस समय की सरकार भी इसे संभालने में सक्षम नहीं थी। और उस समय स्वयं राम जी ने आकर भारत की रक्षा की। साथ ही साथ उसी समय ही लाल मसाल की उस कहानी को भी जानेंगे जो हमारे गायत्री मिशन का है। बांग्लादेश में चल रहे संग्राम का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जो लोग उत्पीड़न और दमन का मुकाबला नहीं कर सके या जिनके लिए स्थितियां दूभर हो उठी, वे भारत आने लगे। यहाँ आते ही लोगों की संख्या कुछ हजार से लाख और लाख के बाद करोड़ होती हुई 2 करोड़ से ऊपर पहुँच गई। इतने लोगों की देखभाल का जिम्मा भारत सरकार को उठाना पड़ रहा था। साधन उन दिनों बेहद कम थे। उन्हें निचोड़कर और यहाँ के नागरिक पर अतिरिक्त कर लगाकर किसी तरह शरणार्थियों की व्यवस्था की जा रही थी। पाकिस्तान को बांग्लादेश की जनता के उत्पीड़न से ही संतोष नहीं हुआ। अपनी राजनीतिक विवशताओं के चलते वहाँ के शासकों ने भारत पर युद्ध भी थोप दिया। पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर जुलाई 1971 से ही दबाव पड़ने लगा, जो कुछ भी सप्ताहों में युद्ध के रूप में बदल गया। महाशक्तियाँ भी उन दिनों जैसे पाकिस्तान के साथ थी। बांग्लादेश के लोगों का उत्पीड़न किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। भारत पर बढ़ रहा दबाव भी अनदेखा किया जा रहा था। युद्ध आरंभ होने से पहले भारत ने विश्व जनमत का ध्यान खींचने की भरपूर चेष्टा की। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इजराइल और अरब अमीरात देशों की यात्राएं की। वहाँ के शासकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। किसी ने भी पाकिस्तान के शासकों को समझाने की कोशिश नहीं की। मौन रहकर या सैनिक सहायता भेजकर ये महाबली देश पाकिस्तान को ही बढ़ावा देते रहे। अक्टूबर 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र में पहुंच जाने के बाद बांग्लादेश और वहां से आ रहे शरणार्थियों के मामले में भारत की स्थिति और भी दयनीय होती गई। वह अलग थलग और अकेला पड़ने लगा। महाशक्तियों ने चेतावनी या धमकी दे डाली कि भारत ने कोई सामयिक पहल की तो वे उसे आक्रमणकारी घोषित कर देंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे। यही नहीं, भारत को दी जाने वाली सभी सहायता भी बंद कर दी जाएगी। भारत के सामने पड़ोसी पाकिस्तान के उद्धत आतंक या तांडव को सहन करने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा था। सोवियत संघ के अलावा भारत के पक्ष में कोई नहीं था, लेकिन इस महादेश की भी अपनी विवशता थी। भौगोलिक दूरी और राजनीतिक विवशताओं के चलते वह चाह कर भी पहल नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर भारत की स्थिति एकाकी, असहाय और निरीह हो गई थी। पूर्वी सीमाओं पर तो पाकिस्तान ने अघोषित जंग छेड़ ही रखी थी। दिसंबर का पहला सप्ताह शुरू हुआ ही था कि पश्चिमी सीमा पर भी हमला कर दिया गया। भारत के सामने उस आक्रमण का जवाब देने और युद्ध घोषित करने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। युद्ध घोषित हुआ। पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं का घमासान छिड़ने लगा। 2-3 दिन में ही पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ने लगे। वह पीछे हटने लगी। बांग्लादेश के मोर्चे पर प्रतिपक्षी सेना का दबाव पड़ने लगा और भारतीय सेना आगे बढ़ती दिखाई दी। तो आक्रांता के साथ खड़े देशों ने पहल की। पहल पाकिस्तान के पक्ष में ही थी। इस पहल का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मामला ले जाने की तैयारियां की जाने लगी। इन तैयारियों का उद्देश्य किसी देश पर नैतिक दबाव डालना ही तो था। अमेरिका इस तैयारी पर ही ठहरा नहीं रहा। उसने सामरिक दबाव भी बढ़ाया और 7वें जहाजी बेड़े का रुख हिंद महासागर की ओर करने के आदेश दिए। उस समय तक यहाँ संसार का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था, जिस पर युद्धक विमान, प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और पर्याप्त गोला बारूद जैसे लैस सैनिक टुकड़ियाँ थीं। सामर्थ्य की दृष्टि से 7वां बेड़ा इतना सक्षम था कि भारत पाक युद्ध की स्थिति उलट सकता था। तब भारत की नौसेना इतनी सक्षम नहीं थी कि बेड़े को ध्वस्त कर सके या उसके मुकाबले देर तक टिकी रह सके। भारत पाक युद्ध के घमासान रूप ले लिया तो निर्णय हफ्ते 10 दिन के भीतर ही हो जाना तय था।
निर्णायक स्थितियां बन रही थी, लेकिन 7वें बेड़े का मुंह हिंद महासागर की ओर होने के बाद स्थितियां दूसरा ही रुख ले रही थी। रुख बदलती स्थितियों से न केवल भारत सरकार बल्कि बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी, वहां के नागरिकों और भारतीय जनमानस में भी चिंता की लहर दौड़ गई थी। अजीब सी भयावह स्तब्धता छाई जा रही थी। 5 दिसंबर 1971 तक यही समाचार आ रहे थे कि 7वां बेड़ा भारत की समुद्री सीमा के समीप आ गया है। ताज़ा बुलेटिनों में यह दूरी घटती ही सुनाई देती थी। आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में 7वें बेड़ों की हलचलों के बारे में संपादित सूचनाएं प्रसारित की जा रही थी ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। ब्रिटेन की प्रसारण एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के प्रसारणों में बेड़े के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ होती थीं। 6 दिसंबर की रात और 7 दिसंबर की भोर तक बेड़े के भारतीय सीमा के करीब और करीब पहुंचने के समाचार आए। दिसंबर सन 1971 का 7वां तारीख सूर्य उदय होने के बाद की पहली खबर थी कि बेड़े ने अपना रुख बदल लिया है और वह भारतीय सीमा से दूर खिसकने लगा है। क्या हुआ? रातों रात स्थितियां कैसे बदल गई? कोई कूटनीतिक पहल नहीं, विश्व जनमत का कोई दबाव नहीं। अमेरिकी शासन व्यवस्था को बारीकी से समझने वाले बताते हैं इस स्तर पर पहुंचने के बाद वहां का सुरक्षा मुख्यालय पेंटागन अपना निर्णय कभी नहीं बदलता। जहाजी बेड़ा रवाना होने के बाद वापस लौटने का उदाहरण अमेरिकी इतिहास में भी है। सेनाओं के कूच करने, युद्ध की घोषणा होने और समर शुरू होने के बाद तुरंत वापसी या विराम होने की घटनाएं दूसरे देशों में भी नहीं घटी है। अमेरिकी प्रतिरक्षा मंत्रालय ने रातों रात निर्णय क्यों पलट दिया? युद्ध रोकने, बंद करने अथवा आक्रमण वापस लेने जैसे विलक्षण फैसले का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को ही है। तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सामने अचानक ऐसी क्या व्यवस्थाएं आ गई कि उन्हें बेड़ा वापस बुलाने का निर्णय लेना पड़ा? अमेरिकी मामलों के विशेषज्ञ विश्लेषक इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं ढूंढ पाए। क्या कोई दैवी हस्तक्षेप हुआ? श्रद्धालुओं के मन में उस समय भी जिज्ञासा थी। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के एक साधक मोहन देवांगन ने 7 दिसंबर 1971 की भोर एक सपना देखा कि अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर पाकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा है, श्रीलंका की सीमा को धड़धड़ाता हुआ पार कर रहा है। गति क्षण प्रतिक्षण तेज होती जा रही है। कोई प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं दिखाई दिया, लेकिन आभास हुआ कि समुद्र में ठीक उसी स्थान की सीध में पहुंचा जहां रामेश्वरम सेतु बांधा गया था। उस जगह कुछ पत्थर तैरते हुए दिखाई दिए। पत्थरों पर राम नाम खुदा हुआ था। स्वप्न में यह दृश्य देख रहे साधकों ने देखा कि उन पत्थरों के बीच में एक बड़ा युद्धपोत, स्पष्ट ही 7वां बेड़ा गुजर रहा है। अचानक जैसे बिजली कौंधी और समुद्र का सीना चीर कर एक हाथ मुट्ठी बांधे प्रकट होता है। पहले मुट्ठी बाहर आती है, फिर कलाई और घुटने तक बाहर आते हुए हाथ की ऊंचाई आकाश छूने लगती है। मुट्ठी खुलते ही पंजा चौड़ा होता दिखाई देता है और धीरे से युद्ध पोत को ढक लेता है। इस तरह ढक लेता है कि पोत का कोई भी हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। अगले ही क्षण स्थिति सामान्य हो जाती है। समुद्र शांत है। साधक इस दृश्य को देखते हुए अनुभव भी कर रहे थे कि हाथ की आकृति लाल मशाल थामे हुए हाथ जैसी है। शांति कुंज के अखंड दीप के सामने जप कर रही कुछ देव कन्याओं को भी इस तरह की अनुभूति हुई थी। 7वें बेड़े के वापस जाने की खबर प्रसारित होने से पहले वंदनिया माता जी ने प्रणाम के लिए आए साधकों से कहा था, अब खतरा टल गया है। इस युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। युद्ध समाप्त होने के बाद देखना, भारत दिनों दिन प्रगति करेगा। उसे विश्व का मार्गदर्शन करने का दायित्व निभाना है और जल्दी ही वह इस योग्य हो जाएगा। अनेक साधकों को दिखाई दिए स्वप्न, आभास और अनुभूतियों के 10 दिन बाद युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत ने अपने आप को सिद्ध कर दिखाया था कि वह सत्य और न्याय के मार्ग पर है। भौतिक दृष्टि से प्रत्यक्ष समर्थ नहीं दिखाई देते हुए भी वह दुनिया भर के अनुचित अवांछनीय विरोध का सामना करने में सक्षम है। उसे पराभूत करना अब किसी के वश में नहीं है।
विजय के बाद भारत ने शक्ति, साधना और सिद्धि के क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति की है। उसकी यह नियति पहले ही लिखी जा चुकी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के अपने प्रसिद्ध भाषण में जिसे नियति से साक्षात्कार घोषित किया था, वह नियति भी वर्षों पहले अंकित हो गई थी, लेकिन उसके अक्षर जिस समय उभरते दिखाई देने लगे थे वह सन 1911 का वर्ष था। इसके आगे हम और भी जानेंगे कि 1911 के उस वर्ष में क्या हुआ था, क्या क्या हुए थे, उन सब को हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार पुनः अपने भारत को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत पर लोगों ने किस किस प्रकार से आक्रमण किए और कैसे कैसे भारत को विवश करने की कोशिश की गई। परंतु भारत राम राज्य है और राम ने कभी भी भारत को अपराजित नहीं होने दिया। इन सारी बातों को हम आगे दूसरे वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप इसे पूरी तरह सुन भी नहीं पाएंगे। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।